सुजाता ने लिखा। चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी लोग गौर से समझिएगा, सभी लोग, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग एकदम लगातार बढ़िया से सारे चैप्टर को पढ़ते जा रहे हैं। मजा आ रहा है हमें भी और आपको भी मजा आ रहा होगा, ठीक है ना। 10th की तैयारी एकदम धाकड़ चल रही है, बढ़िया चल रही है। चलो जी, सुजाता का वास्तविक नाम था एस रंगराजन। इनका जन्म 3 मई 1935 को होता है चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु में। प्यारे बच्चों, अपनी रचना शैली तथा विषय वस्तु के द्वारा इन्होंने तमिल कहानी में उल्लेखनीय बदलाव किए हैं। तमिल की कहानियों में बहुत सारे बदलाव इन्होंने किया है। इनकी रचनाएं खूब लोकप्रिय हुई, फेमस हुई। इन्होंने कुछ अभिनय नाटक भी लिखे हैं। इनके कुछ उपन्यास जो थे, जो इन्होंने उपन्यास लिखा है, उस पर फिल्म भी बनी है, चलचित्र बना है, इनकी फिल्म बनाया गया है। इनकी 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी, 25 से ज्यादा रचनाएं इनकी प्रकाशित हो चुकी है। कितना प्यारे बच्चों? 25 से ज्यादा, 25 से ज्यादा, जिनमें करइये लांग सेंडबकप्पू, कनबुत तोली रसालय आदि ये सब उपन्यास काफी चर्चित है, सम्मानित है इन्हीं की। यह कहानी आधुनिक तमिल कहानियां नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से यहां सभार संकलित है। इस कहानी के अनुवादक के ए जमुना जी हैं। ये तमिल में था ना, अनुवाद किया गया है। और इस कहानी का अनुवादक कौन है, ट्रांसलेट करने वाले कौन है प्यारे बच्चों? के ए जमुना, के ए जमुना है। सभी लोग ध्यान रखिएगा, सभी लोग भाई। कॉल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा है मदुरै पांडीय लोगों की दूसरी राजधानी है। मदुरै पांडीय लोगों की दूसरी राजधानी है हमारे देश में। प्राचीन मानचित्रों में मथुरा नाम से उल्लेखित अंग्रेजों द्वारा मदुरा और यूनानी लोगों द्वारा मेदोरे कहा जाने वाला नगर तमिल लोगों का मदुरै ही है। देखिए, प्राचीन मानचित्रों को देखा जाए तो उसमें मथुरा नाम से एक जगह है जो जिसको अंग्रेजों ने मदुरा कहा था। क्या कहा था बच्चों? मदुरा। और यूनानी लोगों ने मेदोरा कहा। यह नगर तमिल लोगों का मदुरै ही है। ये जो नगर है जिसको अंग्रेजों ने मदुरा कहा, यूनान के लोगों ने मेदोरा कहा, तो यह निश्चित रूप से तमिल लोगों का मदुरै नगर ही है। इसलिए प्यारे बच्चों, रचनाकार ने इस रचना का शीर्षक ही रखा नगर, क्योंकि नगर की चर्चा है। कौन सी नगर? मदुरै। दीवारों पर मोटे अक्षरों में छपे विविध वस्तुओं का विज्ञापन करने वाले तरह तरह के पोस्टर लगे हुए थे। निजाम लेडी तंबाकू, एके ब्रांड ब्रेसियर, सावधान, क्रांति की आग भड़क रही है, खास सभाएं, हाजी मूसा की कपड़ों की दुकान, 3973 को नास्तिक लोग आग की हड्डियां लेकर आगे चलेंगे, हंडिया लेकर चलेंगे। मदुरै नगर में एक साधारण दिन हमेशा की तरह सड़कों पर नलों के सामने मनुष्यों के बदले घड़े लाइन बनाकर खड़े थे। वाह वाह वाह, क्या बात है। छोटे बच्चे टिटनेस जैसे भयानक रोग की चिंता किए बिना मिट्टी में खेल रहे थे। मदुरै नगर की चर्चा। और ये मदुरै नगर का एक साधारण सा दिन, जहां हमेशा सड़कों पर पानी भरने के नलों के सामने घड़ों का लाइन लगाया जाता था। छोटे बच्चे टिटनेस जैसी बीमारी से डरते नहीं थे, मिट्टी में खेल रहे थे। ये नहीं चिंता था कि कुछ गड़ गया, चुभ गया, कांटी वाटी लग जाए, कील गड़ जाए तो क्या होगा। उस भयानक रोगों की चिंता किए बिना मिट्टी में खेल रहे थे। पांडियन परिवहन निगम की बसें सभी जगहों पर स्वदेशी की भावना से युक्त डीजल का धुआं फैला रही थी। चारों तरफ धुआं चल रहा है। उसके बाद प्यारे बच्चों आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि कलफ लगी निकर कमीज पहने, प्रोटीन की कमी से पीड़ित से पुसियल धाले इधर उधर आने व जाने वाले वाहनों और मनुष्य की गति को नियंत्रित कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे ब्राउनियन गति सिद्धांत का पालन कर रहे थे। ब्राउनियन गति सिद्धांत जानते हो? इधर उधर भागना। कोलाइडी बिलियन के कण जैसे तैसे इधर उधर भागते हैं ना प्यारे बच्चों, वैसे ही यहां पर ध्यान रखिएगा। कलफ लगी निकर कमीज पहने, प्रोटीन की कमी से पीड़ित से पुलिस वाले इधर उधर प्यारे बच्चों
आने जाने वाले वाहनों और मनुष्यों की गति को नियंत्रित कर रहे थे जैसे तैसे। ऐसे लग रहा था मानव वे ब्राउनियन गति सिद्धांत का पालन कर रहे थे। खादीधारी लोगों का एक जुलूस जो न ज्यादा बड़ा था न लंबा, महंगाई के लिए सरकार को कोसता हुआ सड़क की बाईं ओर मानो रेंग रहा था। खादी पहन करके कुछ लोगों की एक भीड़ थी, जुलूस थी, जो ज्यादा बड़ा भी नहीं था तो ज्यादा लंबा भी नहीं था। महंगाई बढ़ गई है, इसके लिए सरकार के विरोध में कोसता हुआ सड़क के बाईं ओर जुलूस लेके भाग रहा है। चप्पल रहित गंवार लोगों की भीड़, मीनाक्षी मंदिर के स्तब्ध से खड़े अनेक गोपुरम, सूखी हुई बेगय नदी का पुल, यही है मदुरै। वहां पर बहुत सारे चप्पल रहित गंवार लोग, जिसके पैर में चप्पल तक नहीं है, यही हमारा मदुरै नगर है। हमारी कहानी एक ऐसी लड़की से संबंधित है जो आज ही इस नगर में आई है। वल्ली अमाल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। वल्ली अमाल अपनी लड़की, जिसका नाम था पपाती, पपाती के साथ मदुरै में एक बहुत बड़ा अस्पताल, जहां पर बहिरंग रोगी विभाग के बरामदे में बैठ करके इंतजार कर रही थी। पहले दिन पपाती को बुखार लगा था। उसे गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर से जाने पर वहां के डॉक्टर ने उन्हें डरा दिया और वे बोले कि सुबह की पहली बस लेकर के फटाफट से झटपट जितना जल्दी हो अस्पताल पहुंच जाओ। हालांकि पहले दिन पपाती को क्या लगा था प्यारे बच्चों? बुखार। ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है बालक। पपाती स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर, जिस पर बीमार लोगों को लेटा करके हॉस्पिटल में ले जाते हैं लोग। 6 डॉक्टर उसे घेरे खड़े हुए थे। पपाती लगभग 12 साल की बच्ची थी। उसकी नाक दोनों ओर से छीदी हुई थी। नाक की लौंग में जड़े मामूली नगीने अस्पताल की रोशनी में चमक रहे थे। दोनों नाक छीदा हुआ था। माथे पर विभूति का आड़ा तिलक लगा होगा ना, या विलक? हाँ, विलक भी हो सकता है। आड़ा तिलक होता, वही तो तिलक होगा। यहाँ पे तिलक लगा था। छाती तक चादर ओढ़ाई हुई थी। उसमें से बाहर निकले उसके हाथ दुबले पतले से लग रहे थे। बुखार की तेजी के कारण पपाती बेहोश सी पड़ी थी। उसका मुंह खुला हुआ था। पपाती कितने साल की थी प्यारे बच्चों? पपाती कितने साल की थी? सभी लोग बताएंगे फटाफट से। पपाती प्यारे बच्चों 12 साल की बच्ची थी। उसको बुखार लगा हुआ था। दोनों नाक छीदे हुए थे। चादर ओढ़ी हुई है छाती तक। उसके बाद जो है उसका मुंह खुला हुआ था। दोनों हाथ पतला दुबला बाहर निकला था। बड़े डॉक्टर ने उसका सिर घुमाकर देखा, आंखों की पलकों को उठाकर देखा, गालों को उंगली से दबाकर देखा, खोपड़ी को उंगलियों से ठोक ठोक कर उसका परीक्षण किया। बड़े डॉक्टर विदेश से शिक्षा पाकर लौटे थे। स्नातकोत्तर कक्षाओं को पढ़ाते भी थे। वे प्रोफेसर थे। उनके चारों ओर खड़े डॉक्टर उनके छात्र थे। वे बोले, एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, नोटिस दी। बड़े डॉक्टर ने प्यारे बच्चे उसका सिर घुमा कर देखा, ठकठका कर देखा, खोपड़ी को भी ठकठकाया, आंखों की पलकों को ऐसे उठा करके देखा जाता है, उसने देखा, गालों को दबा करके देखा। बड़े डॉक्टर जो विदेश से शिक्षा करके आए थे, उसके बाद प्यारे बच्चों ग्रेजुएशन के बाद के जो बच्चे थे, ग्रेजुएट पास, उन लोगों को पढ़ाते भी थे, प्रोफेसर भी थे। उनके चारों और उनके जो स्टूडेंट थे वही थे। उन्होंने कहा, एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस, नोटिस दी। वल्ली अमाल न समझ में आने वाली उनकी बातों को सुनती हुई अत्यंत चिंतित होकर अपनी पुत्री को एकटक देख रही थी। वल्ली अमाल की बेटी थी पपाती। अब ये अंग्रेजी इनको थोड़ी समझ में आया, नहीं आया समझ में, बस ये चुपचाप चिंता में पड़ गई थी और टक टक देख, एकाटक, एकटक समझते हो, एक ही नजर लगाई हुई थी पपाती पर। चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर ऑप्पलम स्कोप की सहायता से उस लड़की की आंखों के भीतर भाग का परीक्षण किया। टॉर्च से प्यारे बच्चों क्या किया? टॉर्च से। ये एक मशीन होता है प्यारे बच्चों, ऑप्थलमस्कोप। ऑप्थलमस्कोप की सहायता से उस लड़की की आंखों के भीतरी भाग को देखा गया। टॉर्च की रोशनी फेंक करके उसकी आंख देखी गई, पुतलियां हिलती है या नहीं देखा गया। फिर अपनी अपनी कॉपियों पर आवश्यकता अनुसार टिप्पणियां लिख ली। सभी डॉक्टरों ने प्यारे बच्चों क्या किया?
सभी डॉक्टरों ने अपना चेक किया, जो स्टूडेंट थे। बड़े डॉक्टर ने बोला कह दीजिए कि इसे एडमिट कर लें। बड़े डॉक्टर ने कह दिया, जो विदेश से पढ़ के आए थे, कि इनको भैया एडमिट करना पड़ेगा, भर्ती करना पड़ेगा अस्पताल में। वल्ली अमाल ने बारी बारी से उनके चेहरों की ओर देखा। डॉक्टरों में से एक ने बोला, माताजी, इस लड़की को ना तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा। वह देखिए वहां जो सज्जन बैठे हुए हैं, उनके पास जाइए। आपकी चीट कहाँ है? हाँ जी, आपकी चीट कहाँ है? वल्ली अमाल के पास चीट नहीं थी। कोई बात नहीं, वे दे देंगे। अरे यार तू चल बाबूजी इस तरफ से। वल्ली अमाल ने बड़े डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा, बाबूजी बच्ची अच्छी हो जाएगी ना? पहले इसे एडमिट करवा दे, हम इसकी देखभाल करेंगे। डॉक्टर धनशेखरन, इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। वाह वाह वाह। वल्ली अमाल ने बड़े डॉक्टर की तरफ देखते हुए पूछा, वल्ली अमाल ने जाकर के डॉक्टर साहब से पूछा, बाबूजी बच्चिया ठीक हो जाएगी ना? है? डॉक्टर ने कहा कि देखिए पहले आप इसे जो है एडमिट करवा दीजिए, हम इसकी देखभाल करेंगे, और डॉक्टर धनशेखरन, इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। दूसरे लोगों द्वारा घिरे हुए वे किसी मंत्री की तरफ वहां से चल दिए। डॉक्टर धनशेखरन वहां बैठे श्रीनिवासन को सारी बातें समझाकर बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़े। डॉक्टर धनशेखरन वहां बैठे श्रीनिवासन को सारी बातें समझाकर बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़े। श्रीनिवासन ने वल्ली अमाल की ओर देखा। अम्मा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? अरे ओ हरामजादे, वो रजिस्टर उठा दे। वल्ली अम्मा, पेशेंट का नाम बताओ। के बाद वे मर चुके हैं। श्रीनिवासन ने सिर उठाकर देखा। पेशेंट यानी रोगी, इसे भर्ती करना है। मेरी बेटी को, नाम क्या है उसका? जी वल्ली अम्मा। क्या मजाक कर रही हैं? तेरी बेटी का नाम क्या है ये पूछ रहा हूं। तुम तो अपना भी नाम वल्ली अम्मा बता रही हो, और जो पेशेंट है, रोगी है, उसका भी नाम तुम वल्ली अम्मा बता रही हो। कैसा मजाक कर रही हो? तो पप्पाती, अच्छा पप्पाती, हे ईश्वर, ये ले, इस चीट को लेकर सीधे चली जा। वहां सीढ़ियों के ऊपर एक सज्जन कुर्सी पर बैठे मिलेंगे। वे लोगों से वेतन आदि के बारे में पूछताछ करते हैं। उन्हें ये चीट दे देना, कागज पुर्जा। बच्ची का क्या होगा? वल्ली अम्मा पूछ रही है, बच्ची का क्या होगा? अरे बच्ची को कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, उसे यहां लेटी रहने दो। तेरे साथ कोई नहीं आया, तू जा। यहां विजय रंगम कौन है? वो विजय रंगम के बारे में पूछने लगा कि विजय रंगम कौन है। वल्ली अम्माल पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वहां की लंबी कतार देखकर और वहां फैली एक विशेष गंध के कारण जी मिचलाने लगा। उसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया। वह चीट लेकर सीधे चली गई। कुर्सी खाली पड़ी थी, मतलब मृत पति, उसका पति मर गया था पहले, तो गुस्सा आया उसको। वो पुर्जा लेकर के सीधे चली गई। कुर्सी खाली पड़ी थी, उसकी पीठ पर धूल जमी हुई थी। पास बैठे एक व्यक्ति को उसने चीट दिखाई। उन्होंने कुछ लिखते हुए कनखियों से उस चीट की ओर देखा। माँ जी तनिक ठहरो, उन्हें आने दो, कहकर खाली कुर्सी की ओर संकेत किया। वल्ली अमाल के मन में अपनी बेटी के पास लौट जाने की तीव्र इच्छा जागी। उस अनपढ़ स्त्री के हृदय में इस प्रश्न ने अत्यंत विशाल रूप में ले लिया कि मैं यहां प्रतीक्षा करूं या बच्ची के पास लौट जाऊं। उस आदमी ने कहा कि अम्मा तनिक ठहरो, उन्हें आने दो, और कहा कि जाओ खाली कुर्सी जो है वहां पे बैठ जाओ। अब वो सोच रही कि मैं यहां बैठूं, मतलब इसके आने का इंतजार करूं, या अपनी पपाती के पास चली जाऊं। उसे यह पूछते हुए डर लग रहा था कि क्या उन्हें आने में बहुत देर लगेगी। ये नहीं पूछ पा रही थी। वेतन के बारे में पूछताछ करने वाले ये सज्जन अपने भांजे को भर्ती करवाकर आराम से लौटे हैं। जिनसे मिलना था इसको, वो आराम से लौटे हैं। आकर कुर्सी पर बैठे, उन्होंने 3 बार नसवार ली, फिर रुमाल को रस्सी की तरह बटकर नथुनों में डालकर सुरसुरा कर चुस्त होकर बोले, देखो भाई, तुम लोगों को लाइन बनाकर खड़े होना चाहिए। पतिंगों की तरह झुंड बनाकर चले आओगे तो कैसे काम चलेगा। वो आदमी एकदम मस्त ठाट बाट से आराम से अपने भांजे को भर्ती उर्ती करा के आया, रुमाल रुमाल झाड़ बढ़ के पूरा एकदम बढ़िया से। तब कहा, देखो भाई, जितने लोग हो लाइन से आओगे तो काम होगा। ऐसे फतिंगों की तरफ जो है, फतिंगा समझते हो ना, फतिंगों की तरह झुंड बना के मत आ जाओ। जो कीड़े मकोड़े, लाइट जब चलता है
बरसात के दिन में लाइट जलता है ना, तो लाइट के पास पूरा झुंड बना के सारे फतिंगे आ जाते हैं। तो तुम लोग भी फतिंगों की तरह झुंड बना के आओगे तो कैसे काम चलेगा? 30 मिनट तक इंतजार करने के बाद वल्ली अम्माल के हाथ की चीट को जैसे किसी ने छीन सा लिया। 30 मिनट तक इंतजार की उस मां ने, बूढ़ी वल्ली अम्माल ने, तो ऐसा लगा कि उनके हाथों की चीट किसी ने छीन लिया हो। इस चीट पर तो डॉक्टर साहब के दस्तखत ही नहीं है, जाके डॉक्टर साहब के दस्तखत करवा ला। अब लो, वो आदमी कह रहा है कि यार ये चीट पे तो दस्तखत मतलब सिग्नेचर, हस्ताक्षर नहीं है डॉक्टर का, जाइए लेके करा के आइए। अब मुझे इसके लिए कहां जाना होगा? वल्ली अम्माल ने पूछा। तू कहां से आई है? सामने वाले ने पूछा। मुनाडीपट्टी से। अच्छा, मुनाडीपट्टी से आई है, कहकर क्लर्क जोर से हंसे, फिर बोले अपनी वह चीट मुझे दे दे। उसने दोबारा अपनी चीट उन्हें दी। उन्होंने उसे उलट पलट कर देखा। तेरे पति का वेतन कितना है? तो इसने बताया। वो पूछा, आदमी जो वेतन के बारे में पूछताछ करता है, वो पूछा कि तेरे पति का वेतन कितना है? तो इसने बताया वे मर चुके हैं। फिर पूछा, ठीक है चलो तुम्हारा वेतन कितना है? तो फिर कह रही है वे मर चुके हैं। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। महीने में कितने रुपए कमाती है? तो जब फसल काटने जाती हूं तब वेतन के रूप में धान मिलता है, दूसरे मौके पे बाजरा मिलता है, रागी मिलता है, यही तो फसल मिलता है। फसल काटती हूं तो फसल ही मिलता है भाई, अनाज मिलता है वेतन के रूप में, रुपए नहीं मिलते। अच्छा अच्छा, तेरा वेतन 90 रुपए लिख देता हूं 1 महीने में, घबरा मत, तुझसे पैसे नहीं लेंगे। ले इस चीट को लेकर यहां से सीधे जाकर बाएं हाथ की तरफ मुड़ जा, दीवार पर तीर का निशान बना होगा, वहां से तू 48 नंबर वाले कमरे में चली जाना। टेंशन मतलब उसने 90 रुपए लिख दिया चीट पर। प्यारे बच्चों, कितने रुपए लिखा? 90 रुपया। कहा टेंशन ना लो, इधर से जाना, बाएं तरफ जाना, 48 नंबर कमरे में घुस जाना। वल्ली अमाल ने उस चीट को दोनों हाथों में ले लिया। क्लर्क ने उसे जो संकेत दिए थे, इशारा किया था, उसी के हिसाब से सरल मन में और अधिक उलझन पैदा हो गई। लोग घबरा गई थी उनसे। उसके सरल मन में, एकदम साधारण सा मन, उलझन बहुत बड़ा सा हो गया कि किधर जाने को कहा, कितना नंबर क्या बोला पता नहीं। हवा के झोंकों में पड़े कागज के टुकड़ों की तरह वह अस्पताल में इधर से उधर भटकती फिरी बेचारी। वो पढ़ना नहीं जानती थी। उस समय उसके ध्यान से ये बात उतर गई थी कि उसे 48 नंबर वाले कमरे में जाना है। लौट कर उस क्लर्क से दोबारा कुछ पूछते हुए उसे डर लग रहा था। ये बिल्कुल आम आदमी की तरह है भाई। बड़े बड़े अस्पतालों में पढ़े लिखे लोग भी कभी कभी उलझन में पड़ जाते हैं, तो बिना पढ़े लिखे आदमी की तो हालत ही कैसी हो जाती हो। किसी व्यक्ति से दोबारा पूछने में भी डर लगता है कि वापस जाऊं कि ना जाऊं, डांट देगा, टपट देगा, लोग हंस पड़ेंगे, इधर बोला था क्या बोला था। ये अच्छों की हालत खराब हो जाती है। अचानक उसने अपने पास से 2 रोगियों के कहीं स्ट्रेचर पर ले जाते देखा। उसमें एक बैठा हुआ था और दूसरा अधलेटी अवस्था में पड़ा था। दोनों की नाक में नली डाली गई थी पाइप। दूसरी ओर एक ट्रॉली में एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में सांभर मिला। भात ले जा रहे कुछ सफेद टोपीचारी लोग दिखाई दिए, खाना वाना ले जा रहे थे। इस प्रकार से सुसज्जित सफेद कोट पहने, स्टेथोस्कोप की माला की तरह गले में डाले कुछ डॉक्टर भी सामने से निकले। पुलिस वाले, चाय काफिल वाले, नर्स, सभी लोग सभी दिशाओं में आ जा रहे थे। वे लोग जल्दी में थे। उन्हें रोक कर कुछ पूछते हुए उसे डर लग रहा था। उसकी समझ में नहीं आया कि वो उनसे क्या पूछे। अस्पताल में सब लोग दिख रहे हैं, खाना वाले दिख रहे हैं, मरीज जो जा रहे हैं वो दिख रहे हैं, डॉक्टर भी दिख रहे हैं, पुलिसकर्मी, चाय कॉफी सब चल रहा है। लेकिन वल्ली अमाल पूछ नहीं पा रही है कि किससे पूछूं, क्या पूछूं। किसी एक कमरे के सामने लोग भीड़ लगाए खड़े थे। वहां एक आदमी उसके हाथ की चीट की तरह पीले रंग की बहुत सारी चीटें जमा किए हुए था। उसने अपनी चीट उस आदमी को दे दी। वहां एक आदमी दिखा जिसके हाथ में पीले रंग का बहुत सारा कागज पुर्जा था, चीट था। वो भी क्या की, उसी आदमी को अपना चीट दे दी। उसने बिना देखे उसकी चीट लेकर रख लिया। बाहर बेंच पर बैठे सभी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे, सभी लोग इंतजार कर रहे थे। वल्ली अमाल को पपाती की चिंता सताने लगी। लड़की वहां अकेली पड़ी है,
जिस आदमी ने चीट इकट्ठी की थी वह एक एक का नाम लेकर पुकार रहा था और उन्हें उसी क्रम से बैठा जाता जा रहा था। चीट पर पपाती का नाम पढ़कर यह बोला, इसे यहां क्यों लाई? चीट पर पपाती का नाम पढ़ करके फिर बोला, इसे यहां क्यों लेके आई? ले इसे लेकर सीधे चली जा। और वह चीट वल्ली अमाल को वापस दे दिया। इस पर वह बोली, बाबूजी मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे कहां जाना है। कुछ सोचकर उसने उसके सामने से जाते एक व्यक्ति को रोक कर कहा, अमलराज, माता जी को 48 नंबर का कमरा दिखा दे। वली अम्माल से वह बोला, इस आदमी के पीछे पीछे चली जाओ, ये वहीं जा रहे हैं। उसने एक आदमी को, माता जी को नहीं समझ में आया कि कहां जाना था, तो वो इस आदमी को चीट पकड़ा दी थी। फिर उस आदमी ने कहा, देखो सभी लोग ध्यान देना, सभी लोग प्यारे बच्चों, बड़ा प्यारा सा चैप्टर है, वो बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। अमलराज एक आदमी था, उसने कहा, ए अमलराज सुनो, माता जी को 48 नंबर का कमरा दिखा दो। माँ जी इस आदमी के पीछे पीछे चली जाओ, ये वहीं जा रहा है। उसे अमलराज के पीछे भाग भाग कर जाना पड़ा। वहां एक और बेंच पर दूसरे लोगों की भीड़ दिखाई दी। एक आदमी ने उसके हाथ की चिट ले ली। सुबह से भूखी होने के कारण और अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण वल्ली अमाल का सिर चकराने लगा था। एक तो अस्पताल का गंध भी बड़ा अजीब सा होता है प्यारे बच्चों। एक तो अस्पताल का जो गंध होता है ना, वो बड़ा अजीब सा होता है, वो मन एकदम सर धन्ना जाता है। आधे घंटे के बाद उसका नाम पुकारा गया था। आधे घंटे के बाद वो कमरे के अंदर गई। आमने सामने दो लोग बैठे क्रेंसिल से कुछ लिख रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने उसकी चीट अपने हाथ में ली और उसे उलट पलट कर ध्यान से देखा। बहिरंग रोगी विभाग से आई हो? क्योंकि बहिरंग रोगी विभाग से आई थी। वह उसके इस प्रश्न का उत्तर न दे सकी क्योंकि समझ नहीं पाई वल्ली अमाल। चिट पर लिखा है कि रोगी को एडमिट किया जाए, इस समय जगह नहीं है, कल सुबह ठीक 7:30 बजे आ जाना, समझी? आज दादा भइल बवाल, भइल बवाल। चिट पर लिखा है कि रोगी को एडमिट किया जाए, लेकिन इस समय जगह नहीं है अस्पताल में, कल सुबह ठीक 7:30 बजे आ जाना, समझी? बाबूजी कहाँ आना होगा? यहीं आ जाना, यहीं पे सीधे यहीं आ जाना, समझी? उस कमरे से बाहर आते ही वल्ली अमाल को अपनी बेटी पपाती की बहुत चिंता सताने लगी, जिसे वो लगभग 1.5 घंटे से अकेला छोड़ आई थी। वह उसके पास लौटने का रास्ता नहीं पा सकी। अस्पताल के सभी कमरे एक जैसे दिख रहे थे। उसे लगा कि मानो एक ही आदमी घूम फिरकर एक ही जगह पे आ जा रहा है। अस्पताल के अलग अलग कमरों में बैठा हुआ है। एक वार्ड में अनेक रोगी लेटे हुए थे, जिनके हाथ पैरों का ऊंचा करके उन पर वजन बांधा गया था। एक वार्ड में अनेक रोगी लेटे हुए थे, जिनके हाथ पैरों को ऊंचा करके, पैर वैर टूटा हुआ था। अब जिसका पैर वैर टूट जाए तो उसका पैर ऐसे करके और वजन लटकाया जाता है ना। एक कमरे में क्रम से लेटे छोटे छोटे बच्चे मुंह 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 बना बना कर रो रहे थे। एक कमरे में केवल शिशु दिखा, शिशु विभाग। मशीनों, रोगियों और डॉक्टरों की उस भीड़ में वह वापस लौटने का रास्ता नहीं पा सकी। बहुत उलझन में पड़ गई थी बेचारी। उसने डॉक्टरनी को पास बुलाकर उस जगह की पहचान बताई जहां से वो चली थी। वो बोली, डॉक्टर, वह बोली, डॉक्टर बीबी। वहां बहुत से डॉक्टर लोग मिलकर बातचीत कर रहे थे। एक आदमी ने मुझसे मेरा वेतन पूछा था। उसने ये भी बताया कि मुझे इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मैं अपनी लड़की को वहीं छोड़ आई हूं, मुझे वहीं पे जाना है। तो डॉक्टरनी द्वारा बताए गए रास्ते से वह लौटी। उस समय मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। उसका मामूली सा डर भीषण भय की भावना में बदल गया था। वह रोने लगी बेचारी। उसे बरामदे के बीचों बीच खड़े रोता देख एक आदमी ने उसे किनारे पर खड़े होकर रोने को कहा कि साइड हो जा, रास्ते से हट जा, साइड में अपना रोते रहो। वहां के लोगों को उसका रोना शायद वहां फैली रोगाणुनाशक दवाइयों की गंध के समान सहज और स्वाभाविक लगा। जिस तरीके से पपाती ये वल्ली अमाल रो रही है, वहां के लोगों को उसका रोना शायद वहां फैली रोगाणुनाशक दवाइयों की गंध के समान स्वाभाविक लगा। मतलब कोई ध्यान तक नहीं दिया, इग्नोर कर दिए लोग। पपाती पपाती, मैं तुझे कहां ढूंढूं, मैं अब कहां जाऊं, कहती हुई वो इधर उधर बेचारी घूमती फिरी। तभी उसे एक तरफ बाहर जाने का रास्ता दिखाई दिया। अस्पताल से बाहर जाने का रास्ता, उस दरवाजे से सिर्फ अंदर के लोगों को बाहर जाने दिया जा रहा था। उसे याद आया कि उसने यह दरवाजा पहले भी देखा था। वो एग्जिट गेट था।
अंदर से बाहर जाने के अस्पताल से बाहर जाने का रास्ता था वो। उसको दिमाग में लगा कि वो यही रास्ता एक बार दिखा था मुझे। वो बाहर आई, उसे याद आया कि वो यहां से थोड़ी दूर चलकर दूसरे दरवाजे से अस्पताल में भीतर गई थी। वह उस ओर दौड़ी, दूसरे दरवाजे के पास पहुंचने पर उसे लकड़ी की बनी सीढ़ियों की याद आई। सामने उस सज्जन की कुर्सी खाली पड़ी थी जिसने वेतन आदि के बारे में पूछा था। मुझे वहीं जाना है। वह दरवाजा बंद था। अंदर एक किनारे पर पपाती अभी भी एक स्ट्रेचर पर आंखें मूंदे पड़ी दिखाई दी। बाबूजी, बाबूजी, जरा दरवाजा खोलिए ना, मेरी बेटी अंदर है। दिख गई पपाती उसको स्ट्रेचर पर ऐसे ही आंख बंद की हुई। ठीक 3 बजे आना, इस समय सब कुछ क्लोज हो चुका है। अगला जो वहां पे खड़ा था उसने कहा कि ठीक 3 बजे आना, इस समय सब कुछ बंद हो चुका है। वो 10 मिनट तक उस आदमी से मिन्नतें करती रही। उसकी भाषा वल्ली अम्माल की समझ में नहीं आई। वल्ली अम्माल नहीं समझ पाई कि वो क्या बोल रहा है। किसी व्यक्ति से पैसे पाकर उन्हें चूम कर उसने उनके लिए दरवाजा खोला। उस रास्ते से वो झटपट अंदर भागी, अपनी बेटी को उठाकर छाती से लगाया और अकेले ही जाकर एक बेंच पर बैठकर खूब रोई। कौन? वल्ली अम्माल। किसी व्यक्ति से पैसे पाकर उन्हें चूमकर उसने उनके लिए दरवाजा खोला। वाह रे वाह, वाह रे वाह। समझ रहे हो बच्चों? अकेले जाकर बेचारी खूब रोई। कौन? वल्ली अम्माल। बड़े डॉक्टर एमडी के छात्रों की कक्षा समाप्त कर एक कप कॉफी पीकर वार्ड की ओर चल दिए। उन्होंने सुबह मेनिंजाइटिस का जो केस देखा था वह उन्हें अच्छी तरह याद था। जो केस देखा था यानी कि पपाती का, वो बिल्कुल याद था। उन्होंने हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में उस रोग की कुछ नई दवाइयों के बारे में पढ़ा भी था। मैंने आज सुबह मेनिंजाइटिस का एक केस एडमिट करने को कहा था। 12 साल की वो लड़की कहां है जी? उन्होंने पूछा बड़े डॉक्टर ने कि मैंने सुबह एक लड़की को एडमिट होने के लिए कहा था, मेनिंजाइटिस की पेशेंट थी, वो कहां है? डॉक्टर साहब, आज यहां कोई भी एडमिट नहीं हुआ। क्या एडमिट नहीं हुआ? अरे मैंने उसे एडमिट करने का खास आदेश दिया था। धनरोखन, क्या आपको याद है? याद है डॉक्टर साहब। पाल, आप जाकर पता करके आइए उस केस को इन लोगों ने कैसे मिस कर दिया। भाई पाल सीधे नीचे गए और उन्होंने आमने सामने बैठे दोनों क्लर्कों से पूछताछ की। क्या करे बाबूजी, आप लोग एडमिट 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 लिखकर चीट पकड़ा देते हैं, यहां वार्ड में खड़े होने की भी जगह नहीं है। वल्ली अम्माल ने कहा, स्वामी बड़े डॉक्टर साहब पूछताछ कर रहे हैं, वे लोग उनके परिचित हैं। हो सकता है, मैं क्या जानूं। 12 साल की कोई लड़की मेरे पास नहीं आई, हो सकता है उसके बदले कोई और आया हो। तो उसने कह दिया कि 12 साल की लड़की तो मेरे पास नहीं आई, उसके बदले कोई और आया हो। मैंने सभी लोगों से कल सुबह 7:30 बजे आने के लिए कह दिया है। रात को 2-3 बेड खाली हो जाएंगे, इमरजेंसी हो तो पहले बता देना चाहिए। हाँ, इस बात का संकेत भी दे देना चाहिए कि बड़े डॉक्टर उस केस में इंटरेस्टेड हैं। वे लोग उनके रिश्तेदार हैं। तब अगले ने पूछा कि रिश्तेदार हैं क्या उनके? वल्ली अम्माल की समझ में नहीं आया कि वो सब क्या चल रहा है। वह अगले दिन 7:30 बजे तक क्या करे। अस्पताल के वातावरण ने उसे अत्यंत भयभीत कर दिया था। डर गई थी वल्ली अम्माल। वो नहीं जान सकी कि उसे अपनी बेटी के पास रहने देंगे अथवा नहीं। क्षण भर के लिए वह कुछ सोचती रही, फिर उसने बेटी को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। उसके सिर को अपने कंधे से टिकाकर और हाथ पैरों को लटकता छोड़कर वह उसे लेकर अस्पताल से बाहर निकल पड़ी। पीले रंग की एक साइकिल रिक्शा पर सवार हुई। रिक्शे वाले से बस अड्डा चलने के लिए कहा। व्हाट नॉनसेंस, कल सुबह 7:30 बजे, तब तक वो लड़की मर जाएगी। डॉक्टर ने कहा, बड़े डॉक्टर ने, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? व्हाट नॉनसेंस? कल सुबह 7:30 बजे तक तो लड़की मर जाएगी यार, ये क्या तुम लोग नाटक कर रहे हो? डॉक्टर धनरोखन, आप स्वयं ओपीडी में जाकर देखिए, ये वही होगी। इन दुष्टों के वार्ड में कोई बेड खाली नहीं है तो क्या हमारे विभाग के वार्ड में एक बेड खाली है, उसे वही बेड दिलवा दीजिए और जल्दी कीजिए। और इधर वल्ली अम्माल बेटी को लेकर निकल चुकी, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था डॉक्टर साहब उसे किसी के लिए रिजर्व करके रखा गया है। सामने वाले ने कहा कि डॉक्टर साहब उस बेड को तो रिजर्व करके रखा गया है। आई डोंट केयर, आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, राइट नाउ। मैं तुरंत, वो लड़की मुझे एडमिट चाहिए। आई डोंट नो कि तुम क्या कह रहे हो। आई डोंट दैट गर्ल, मैं बस ये चाहता हूं कि वो लड़की एडमिटेड नाउ, राइट नाउ, अभी इसी वक्त उसे वो एडमिट चाहिए मुझे। मैं चाहता हूं वो तुरंत एडमिट हो। बड़े डॉक्टर साहब आज तक इस तरह चिल्लाकर कभी नहीं बोले थे।
अतः डॉक्टर धनशेखर जो हैं, पाल हैं और हेड नर्स मिरांडा सभी घबरा कर वल्ली अम्माल को खोजने ओपीडी की ओर दौड़ पड़े। सभी लोग वल्ली अम्माल को खोजने लगे। इसे मामूली बुखार ही तो है, वापस मुनादी पट्टी ले चलती हूं, वहां के वैद्य जी को दिखा दूंगी। अब वल्ली अम्माल सोच रही है इसे बुखार ही तो लगा है ना, इतने बड़े अस्पताल में बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई, भयभीत हो गई थी। वापस अपने अपने जहां की रहने वाली थी मुनादी पट्टी, वहीं लेके चलती हूं, वहां के वैद्य जी से दिखा लूंगी, गांव के अस्पताल वहीं से जाऊंगी। देख लेता हूं क्या है। गांव के अस्पताल नहीं ले जाऊंगी, अच्छा नहीं ले जाऊंगी, सॉरी बच्चों, गांव के अस्पताल नहीं ले जाऊंगी, वहां के डॉक्टर साहब ने ही तो मुझे डरा कर मदुरै जाने को कहा था। अब गांव वाले अस्पताल में नहीं ले जाऊंगी, वैद्य जी को दिखा लूंगी, क्योंकि वही डॉक्टर जो था गांव वाला, वही मदुरै हॉस्पिटल में जाने को कहा था। इसके माथे पर खड़िया मिट्टी का लेप कर दूंगी, ओझा से झाड़ फूक करवा लूंगी, ओझा से जो देखते हैं झाड़ फूक वो सब करा लूंगी, तब ठीक हो जाएगा। साइकिल रिक्शा बस अड्डे की ओर बढ़ता जा रहा था। वल्ली अम्माल ने मन्नत मानी। मन्नत क्या मांगी भाई? यदि पप्पाती ठीक हो जाएगी तो वैदीश्वरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रेजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। प्यारे बच्चों, खत्म हो गया। नगर चैप्टर समाप्त होता है बाबू। नगर चैप्टर खत्म हो गया प्यारे बच्चों। एक मामूली सी माँ, अनपढ़ माँ जो पढ़ी लिखी नहीं है और इतने बड़े अस्पताल में पढ़े लिखों के बीच उलझन में पड़ गई थी। अंततः वल्ली अम्माल अपनी बेटी पपाती को लेकर के किसी तरह बाहर निकल पड़ी, इस उम्मीद में कि चलो नॉर्मल सी बुखार ही तो है, गांव के वैद्य साहब को दिखा लूंगी, वैद्य जी को, और मन्नतें मांगती हैं कि इस बार ठीक हो जाएगी तो मंदिर जाकर के भेंट चढ़ाऊंगी। ऑल द बेस्ट। आज का चैप्टर कैसा लगा प्लीज आप सभी लोग कमेंट करिए प्यारे बच्चों, और अपने छोटे भाई बहन का एडमिशन जरूर कराइए। क्लास 10th में एडमिशन शुरू हो चुका है। चलिए, थैंक यू सो मच। ऋषभ कह रहे हैं सर साइंस संग्रह का अपडेट बहुत अच्छा आया है, वेरी गुड। साइंस संग्रह बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, रिया बोल रही हैं, थैंक यू सो मच। बाय बाय अन्नू भाई, बाय। चलो जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें सभी लोग, मन लगा के पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, बड़ों का आदर करते रहिए, माँ पापा की बातों को समझते रहिए, गलत संगत में मत पड़िए, ना ही कोई गलत आचरण करिए। एकदम अगर अच्छा बनना है तो अच्छा गुण सीखना पड़ेगा, बुरों का संगत छोड़ना पड़ेगा, अच्छी चीजें देखेंगे, अच्छी चीजें सुनेंगे, अच्छी चीजें बोलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय। मेरी दो तो बहनें हैं, 10th में साइंस संग्रह से क्लास खरीदवाएंगे। ओके कृष्ण कुमार, थैंक यू सो मच भाई। आप सब लोग भी अपने अपने भाई बहन को जरूर जोड़िए। बाय।